चलो फिर अब आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट है अपना टॉपिक सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफिकेशन। तो रिक्वायरमेंट्स में अभी तक अपन क्या क्या पढ़ चुके हैं कि रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, उनको अपने को कस्टमर से निकालना कैसे है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिनको कि अपन कंसिडर करना है। और एक बार जब सारी रिक्वायरमेंट्स अपन ने नोट नोट डाउन कर लिए, समझ लिए कस्टमर से, देन फिर उन रिक्वायरमेंट्स को अपने को मॉडल कैसे करना है, यानी उन रिक्वायरमेंट्स को एक्सप्लेन कैसे करना है, उनको स्टैंडर्डाइज वे में डिफाइन कैसे करना है। और फाइनली अब लास्ट टॉपिक अपन बात करेंगे कि अब उन रिक्वायरमेंट्स को डॉक्यूमेंट कैसे करना है, कैसे उनको एक स्पेसिफिकेशन में कन्वर्ट करना है। अच्छा, स्पेसिफिकेशन का जो जनरल टर्म है, जो लोग मे बी लेट्स से बिजनेस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, जिनके फैमिली में लोग जनरली कॉरपोरेट डीलिंग करते हैं, कॉरपोरेट्स को सामान देना या कॉरपोरेट से सामान लेना, या गवर्नमेंट टेंडर्स फिल आउट करते हैं, गवर्नमेंट टेंडर्स के लिए काम करते हैं, सो ऑन। उनको स्पेसिफिकेशन वर्ड उन्होंने सुना होगा कि जब भी आपको कोई सामान खरीदना होता है, किसी कॉरपोरेट को या चाहे गवर्नमेंट को, तो वो लोग एक स्पेसिफिकेशन बनाते हैं कि हमारे को क्या खरीदना है। ठीक है, तो वो उसमें स्पेसिफाई करते हैं डिटेल्स की। लेट से जैसे अगर कुर्सी खरीदनी है, तो उस कुर्सी की हाइट कितनी होगी, विड्थ कितनी होगी, वो कितना उसकी लोड कैपेसिटी होनी चाहिए, कितना भारी आदमी बैठे तो टूटे नहीं, या लेट से उसके पाइप कैसे होने चाहिए, स्टील के होने चाहिए, आयरन के होने चाहिए, कितने गेज के होने चाहिए, और सीट का कुशन कैसा होना चाहिए, लेदर का कवर होना चाहिए या सिंपल क्लोथ कवर होना चाहिए, एंड सो ऑन। तो बेसिकली एक स्पेसिफिकेशन डिफाइन करता है कि आपको जो खरीदना है वो क्या है। इन जनरल टर्म्स, जो अपन कॉमर्स से इसको रिलेट करते हैं या बिजनेस से रिलेट करते हैं, स्पेसिफिकेशन आर रूल्स और स्पेसिफिकेशन आर द थिंग्स दैट डिफाइन कि अपने को लेना क्या है। तो इन केस ऑफ सॉफ्टवेयर, अगेन दिस स्पेसिफिकेशन इज ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, कि हमारे को सॉफ्टवेयर में क्या क्या चाहिए। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन यानी वो डॉक्यूमेंट हो गया जो कि सब कुछ बता देगा, और दैट विल बी अ फॉर्मल एग्रीमेंट कि ठीक है, अब इस स्पेसिफिकेशन के हिसाब से ही हम आपको सामान देंगे। ठीक है, ठीक है। तो स्पेसिफिकेशन मेरे ख्याल से सबको क्लियर होगा कि स्पेसिफिकेशन इज डेफिनेशन ऑफ द सिस्टम, डेफिनेशन ऑफ द प्रोडक्ट दैट वी आर विलिंग टू परचेज और कॉन्ट्रैक्ट और agree to some certain service agreement and so on. What is requirement specification? The requirement document, software requirements document, or also called as software requirements specification or SRS, is an official statement of what the system developer should implement. It should include both the user requirements for a system and the detailed specification of the system requirements. तो अपन ने स्टार्टिंग में फर्स्ट डे पढ़ा था कि यूजर रिक्वायरमेंट्स और सिस्टम रिक्वायरमेंट्स क्या होती है। तो यूजर रिक्वायरमेंट्स तो वो चीजें हैं जो कि यूजर ने अपने को बोली है, जो क्लाइंट ने कहा है कि मुझे ये चाहिए। और सिस्टम रिक्वायरमेंट्स वो होती है कि जो सिस्टम के अंदर होनी चाहिए। तो अपन ने एक एग्जांपल से डिस्कस भी किया था कि ये डिफरेंस कैसे हो सकता है। यूजर जहां एक लाइन बोलता है, दैट कैन बी ट्रांसलेटेड टू अ 10 लाइंस और 10 पेजेस इन कंटेक्स्ट ऑफ अ सिस्टम। ठीक है, तो जब अपन एसआरएस की बात करेंगे तब अपन ये दोनों इंक्लूड करते हैं कि यूजर रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और सिस्टम रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ताकि इस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे अपन बाद में सॉफ्टवेयर की एक्सेप्टेंस डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन क्यों बनाते हैं अपन, किसके काम आती है। इट विल बी यूजफुल फॉर द कस्टमर टू नो कि वो क्या बनवा रहा है। ठीक है, किन चीज़ों के लिए अपन अग्री कर रहे हैं। फिर जो मैनेजर्स होंगे, अपनी कंपनी के मैनेजर्स होंगे जो डील कर रहे हैं उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के साथ में, उस पर्टिकुलर क्लाइंट के साथ में। फिर जो सिस्टम आर्किटेक्ट्स होंगे जो बेस स्ट्रक्चर बनाएंगे कि सिस्टम में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। फिर उसके बाद में डेवलपर्स और इंजीनियर्स होंगे अपने सिस्टम के, जो कि एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन करने वाले हैं। फिर उसके बाद में अपने टेस्ट इंजीनियर्स होंगे, Q&A टीम होगी जो कि उसकी टेस्टिंग करेगी, वो भी देखेगी कि ओरिजिनली क्या चाहिए था और क्या बनाया है। और फाइनली फिर एक मेंटेनेंस टीम होगी जो कि इस एसआरएस को अपडेट भी करेगी कि इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं, और पर्टिकुलरली रिफ्लेक्ट भी करेगी कि पहले क्या मांगा था अब क्या है। अगर कोई ऐसी रिक्वायरमेंट आ रही है जो कि ओरिजिनल एसआरएस में थी, नहीं थी सॉरी, तो फिर उसको मेंटेनेंस टीम डील नहीं करेगी। और फाइनली ये एक वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन टीम के भी काम आ सकता है, विच विल बी इन्वॉल्व विद द एक्सेप्टेंस ऑफ द सॉफ्टवेयर। जनरली मैंने पहले भी आपको बताया था कि वेरिफिकेशन वैलिडेशन इज यूजुअली डन थ्रू अ थर्ड पार्टी। तो वो जो थर्ड पार्टी होगी वो एक एसआरएस लेगी और सॉफ्टवेयर लेगी और जज करेगी दैट वेदर इट इज अ वेरीफाइड एंड वैलिडेटेड सॉफ्टवेयर एज पर दीज रिक्वायरमेंट्स और नॉट।
ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि काफी सारे लोगों के काम आती है, इसलिए इट इज अ वेरी सीरियस डॉक्यूमेंट एंड इट शुड बी टेकन केयरफुली. नाउ द टॉपिक इज दैट व्हाई शुड वी प्रिपेयर अ एसआरएस डॉक्यूमेंट. तो रीजन समझ में आना जरूरी है कि इतनी सारी मेहनत कर तो दी, सारे डायग्राम बना दिए, सारे नोट्स बना दिए, अब फॉर्मलाइज करने की कहाँ जरूरत है. तो पहला पॉइंट है दैट बिकॉज all those communications were more of an informal communication. So this SRS document will help us establish the basis of agreement between customer and supplier. ठीक है, एक अग्रीमेंट हो जाएगा कि आपने ये मांगा और हम ये देंगे, ताकि बाद में कभी कोई लड़ाई ना हो. फिर सेकेंड है, इट विल रिड्यूस द डेवलपमेंट एफर्ट. जब आप पहले पूरा सिस्टम को अच्छे से समझ लेंगे, जब आप उसका पहले से पूरा आर्किटेक्चर अच्छा सा डिजाइन करके फिर काम करना शुरू करेंगे, तो क्या होगा, रीडिजाइनिंग, रीकोडिंग, रीटेस्टिंग, ये सारे एफर्ट बच जाते हैं, ये सारा री हट जाएगा आगे से. तो अगर रिक्वायरमेंट्स क्लियर नहीं होगी तो क्या होगा, आपको बार बार हो सकता है चेंजेस करने पड़ेंगे, बार बार डिजाइन करना पड़ेगा, हो सकता है आर्किटेक्चर पूरा चेंज करना पड़ जाए. और जब भी कोई चेंज होगा डिजाइन में, तो आपको कोड भी चेंज करना पड़ेगा और उसको वापस से टेस्ट भी करना पड़ेगा. तो इसलिए क्या होता है, डेवलपमेंट एफर्ट बच जाता है अगर अपनी रिक्वायरमेंट्स बहुत क्लियर हो. फिर थर्ड पॉइंट आ जाता है, इट विल फैसिलिटेट एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट एंड शेड्यूल. अगर आपके पास में एक फॉर्मल एसआरएस बनाने का एक प्रोसेस है आपकी कंपनी में, तो आपको ओवर द टाइम एक आइडिया लगने लग जाता है कि इस सिस्टम में अच्छा इतनी इतनी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं, हर फंक्शनल रिक्वायरमेंट में इतने इतने यूजर्स इन्वॉल्व है, या ये सारे मॉड्यूल्स आने वाले हैं. तो आप एक बेसिक एस्टिमेशन अचीव कर सकते हो कि कितनी कॉस्ट अपने को क्लाइंट को बतानी है इसके डेवलपमेंट के लिए, और कितना टाइम लग सकता है, या कितने लोग अपने को, कितना मैन पावर इस प्रोजेक्ट में एसोसिएट करना पड़ेगा एंड सो ऑन. So it can provide us a basis for estimation of these entities. फिर नेक्स्ट है, इट विल प्रोवाइड अ बेसलाइन फॉर वेरिफिकेशन वैलिडेशन. ऑफ कोर्स जब आप थर्ड पार्टी वैलिडेशन कराएंगे, या चाहे भले खुद की कंपनी से कराएं, या चाहे कस्टमर के जो इंजीनियर्स हैं, इफ द कस्टमर इज कैपेबल ऑफ डूइंग वेरिफिकेशन वैलिडेशन, तो उसके खुद की जो टीम है, उनको भी एक रेफरेंस डॉक्यूमेंट रहेगा कि इस रिक्वायरमेंट्स के अगेंस्ट ये सिस्टम बना है, तो इसी के कंटेक्स्ट में आप इसको वेरीफाई एंड वैलिडेट करें. फिर नेक्स्ट आ जाता है, इट विल फैसिलिटेट ट्रांसफर्स एंड एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर. नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सेप्टेबिलिटी आपको समझ में आ गई कि वेरिफिकेशन वैलिडेशन में काम आ रहा है, तो एक्सेप्टेबिलिटी में काम आएगा ही. अपार्ट फ्रॉम दैट, इट विल फैसिलिटेट द ट्रांसफर्स. अब ट्रांसफर क्या हो सकता है, ट्रांसफर ऑफ सॉफ्टवेयर विच इज एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ कोर्स. उसके अलावा ट्रांसफर ऑफ मॉड्यूल्स बिटवीन टीम्स, अलग अलग टीम्स के बीच में ट्रांसफर हो सकता है. या फिर लेट्स से आप कुछ पर्टिकुलर मॉड्यूल्स आउटसोर्स करना चाहते हैं, किसी और कंपनी को देना चाहते हैं, तो आप उनको ट्रांसफर कर सकते हैं. तो अगर आपके पास एसआरएस प्रॉपर्ली बना हुआ होगा, तो क्या फायदा होगा कि आप किसी एक थर्ड पार्टी को जब आप ट्रांसफर करेंगे, तो बहुत इजीली कर पाएंगे, आपको उनको पूरा बैठ के सारा समझाना नहीं पड़ेगा, एक एसआरएस देने से काम चल जाएगा. ठीक है. एंड देयर कुड बी मेनी अदर केसेस कि लेट्स से जो कोई आपकी टीम में कोई आदमी छोड़ के चला गया, किसी ने कंपनी छोड़ दी, या कोई दूसरी टीम में माइग्रेट कर गया, कोई और दूसरा इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट था, और आपको किसी एक प्रोग्रामर को उस प्रोजेक्ट में मूव करना पड़ा, तो उस केस में क्या होगा, एंड सो ऑन. तो इट विल हेल्प अस इन सच ट्रांसफर्स विद इन आवर सिस्टम. फाइन. और लास्ट पॉइंट है दैट इट विल सर्व एज अ बेसिस फॉर एनहेंसमेंट एंड इम्प्रूवमेंट. जब लेट्स से आप वर्जन 2 की बात करोगे, तो आप वर्जन 1 का एसआरएस देख के पता कर सकते हो कि अच्छा वर्जन 1 में अपन ने क्या क्या कवर कर लिया है, और वर्जन 2 में क्या कर सकते हैं. या फिर वर्जन 1 की रिक्वायरमेंट्स में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट या कोई इनकंसिस्टेंसी अपने को बाद में आइडेंटिफाई होती है, तो भी अपन उसको रिमूव करके सेकेंड वर्जन में एंड सो ऑन फर्दर रिलीजेस में अपन उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, एनहेंस कर सकते हैं. ठीक है. तो दैट इज व्हाई एसआरएस इज वेरी इंपॉर्टेंट. फिर नेक्स्ट अपन बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एसआरएस डॉक्यूमेंट. तो एसआरएस डॉक्यूमेंट शुड बी करेक्ट, ऑफ कोर्स उसमें जो भी लिखा हो वो सही होना चाहिए, मन मर्जी से गलत चीजें नहीं लिखनी है. इट शुड बी कंप्लीट, इट शुड कवर ऑल एस्पेक्ट ऑफ आवर रिक्वायरमेंट. ठीक है. फिर देन इट शुड बी कंसिस्टेंट, अलग अलग जगह अलग अलग बातें नहीं लिखी होनी चाहिए, एवरीथिंग शुड फॉर्म अ कॉमन पिक्चर ऑफ आवर सिस्टम. फाइनली दे शुड बी अनएम्बिगुअस, कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट करने जैसी चीजें नहीं होनी चाहिए. फिर इट शुड बी एबल टू प्रोवाइड रैंकिंग. So this ranking is based on importance, stability and priority of our modules. ठीक है, तो अपने सिस्टम के अंदर अलग अलग रिक्वायरमेंट्स की अलग अलग इंपॉर्टेंस होगी, उनकी स्टेबिलिटी अलग अलग हो सकती है कि वो कितनी जल्दी चेंज हो सकती है एंड सो ऑन, और फिर उनकी प्रायोरिटी अलग अलग हो सकती है. तो अपने को एसआरएस में ये ऐसी रैंकिंग भी प्रोवाइड करनी है कि कौन ज़्यादा ज़रूरी है, कौन पहले करना है, कौन बाद में करना है एंड सो ऑन.
फिर उसके बाद में देयर शुड बी राइट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। राइट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन का मतलब है अपना कि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ डिटेल होना चाहिए। जैसे अपन ने पहले भी एक बार डिस्कस किया था, मैंने एग्जांपल लिया था आधार का। तो अगर कहीं अपने को आधार एम्बेड करना था किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन में, तो अपन ने डिस्कस किया था कि ऐसा नहीं होगा कि अपन रिक्वायरमेंट्स में ये सारी चीज़ों की बात करने लग जाएं कि आपका एक्सेस टोकन क्या है या कौन सी एपीआई यूज़ करनी है एंड सो ऑन। बट एट द सेम टाइम एटलीस्ट इतना भी डिफाइन करना है कि आधार से आप कोलैबोरेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, यस या नो, आपके पास में आधार एक्सेस करने का ऑथराइजेशन है या नहीं। तो राइट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन होना चाहिए, बहुत ज़्यादा डिटेल भी नहीं, तो बहुत ज़्यादा वेग भी नहीं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाता है इट शुड बी मॉडिफाइबल। बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं होना चाहिए, आप ऐसा एसआरएस नहीं बना दें कि अब इसको चेंज करना इम्पॉसिबल है। तो देयर शुड बी सम स्कोप फॉर मॉडिफिकेशन। फिर देन इट शुड बी वेरीफाइबल। आपने जो भी रिक्वायरमेंट्स लिखी है वो वेरीफाई करने लायक होनी चाहिए। इसका भी अपन ने एक एग्जांपल देखा था। लेट्स से मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ। अभी अपन ने चेयर की बात की थी। अगर किसी चेयर के लिए अगर मैंने लिख दिया कि लेट्स से 100 डिग्री टेम्परेचर पे इस चेयर की जो सीट कवर है वो खराब नहीं होना चाहिए, पर फिर आप 100 डिग्री टेम्परेचर पे चेक कैसे करोगे? ठीक है, जनरल यूजर कैन नॉट चेक दैट। अभी वो बात अलग है कि अपन कोई लैब में या कहीं इंडस्ट्री में कहीं फर्नेस में ले जाके और 100 डिग्री टेम्परेचर सेट करके चेक करें कि खराब हो रही है कि नहीं हो रही। बट देन वेदर यू कैन डू इट और नॉट। तो वेरीफाई जो भी आप रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफाई कर रहे हैं वो वेरीफाइबल होनी चाहिए। फिर ट्रेसेबल होनी चाहिए कि बेसिकली सिस्टम में जो कुछ इम्प्लीमेंट हो रहा है इट शुड बी एबल टू ट्रेस बैक टू अ पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट। यानी ऐसा नहीं हो कि 3 रिक्वायरमेंट मिलके कोई एक चीज बन रही है, या हो सकता है चलो 3 रिक्वायरमेंट मिलके भी एक चीज बनी, बट देन फ्रॉम दैट वी शुड बी एबल टू ट्रेस बैक टू ऑल दोस 3 रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि अब आपने इतना कुछ स्पेसिफाई कर दिया कि अब बन गया, पर अब उसमें किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट को मैं ट्रेस बैक करना चाहता हूँ, ये कौन से रिक्वायरमेंट से आया, तो वो मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दैट शुड बी टेकन केयर ऑफ। फिर डिज़ाइन इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। अपने को कोशिश करनी चाहिए कि अपन एसआरएस में ऐसे कोई भी चीज़ें इंक्लूड नहीं करें जो कि डिज़ाइन डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करती हो, कि आपको इसी तरह डिज़ाइन करना है। वो चीज़ें अपन अवॉइड करते हैं, बट this level of independence can be dependent upon the requirements of the customer again। अगर कस्टमर स्पेसिफिकली मेंशन कर देगा कि आपको ये वाला आर्किटेक्चर यूज करना है तो अपने को करना ही पड़ेगा, बट वी शुड ट्राई टू अचीव एज मच इंडिपेंडेंस एज पॉसिबल। देन इट शुड बी टेस्टेबल। again this is very similar to verifiable। so if a particular SRS requirement can be verified, it can also be tested, right? एंड फाइनली इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल। तो समझ में तो आना ही चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। तो अब इसमें से ये जो ब्लू टिक मार्क्ड है, ये सारे अपने IEEE स्टैंडर्ड 830 से लिए हुए हैं, और स्टार वाले कुछ अदर सोर्सेज से लिए हुए हैं। तो इट इज़ जस्ट फॉर अ रेफरेंस, फॉर योर रेफरेंस। तो कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गया कि अपने को एसआरएस में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। फाइनली अपन आ जाते हैं कि अभी स्ट्रक्चर क्या होगा एक एसआरएस डॉक्यूमेंट का। तो अपने को क्या क्या इंक्लूड करना होता है, मेन मेन पॉइंट्स क्या है। एक तो इंट्रोडक्शन इंक्लूड करना है कि अपन क्या बनाना चाहते हैं, क्यों बनाना चाहते हैं, उसका पर्पस क्या है, उसका मार्केट क्या है, उसका यूएसपी क्या है, आप कैसे उसको बेचने वाले हैं, कैसे उसको काम लेने वाले हैं, एंड सो ऑन। द बैकग्राउंड ऑफ दैट पर्टिकुलर सिस्टम, वो सारा अपने को इंट्रोडक्शन में इंक्लूड करना ही करना है। ठीक है, फिर उसमें कौन कौन स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं, एज ग्रुप क्या हो सकता है टारगेट यूजर्स का, एंड सो ऑन, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हो जाती है इसमें। फिर नेक्स्ट बात करते हैं अपन यूजर रिक्वायरमेंट्स की। थी वो रिक्वायरमेंट्स हैं जो यूजर ने अपने को दी थी या यूजर ने अपने को बोली है, in terms of their language, their understanding, they have given us these requirements। फिर तीसरा अपन बात करते हैं एक हाई लेवल सिस्टम आर्किटेक्चर अपन इसमें इंक्लूड करना चाहते हैं कि कैसा कैसा सिस्टम बनेगा। तो जैसे अगर अपन सिंपल डीएफडीज भी बना देते हैं अपने सिस्टम की, पूरा लेट्स से लेवल 2 लेवल 3 लेवल 4 तक, तो दैट आल्सो एक्ट्स एज अ हाई लेवल आर्किटेक्चर फॉर आवर सिस्टम। कि उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे, मॉड्यूल्स क्या क्या होंगे, कैसे कैसे उसका डिलीवरी पीरियड होगा, रिलीज सीक्वेंसेस क्या होंगी, एंड सो ऑन। फिर सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। तो अभी यूजर रिक्वायरमेंट्स को अपन ट्रांसलेट करते हैं सिस्टम रिक्वायरमेंट्स में, और वो सारी अपन इसमें इंक्लूड कर देंगे ऐसा इस डॉक्यूमेंट में कि क्या क्या सिस्टम रिक्वायरमेंट्स अपने को ध्यान में रखनी है। फिर आ जाएगा सिस्टम मॉडल्स। तो अभी अपन ने जो मॉडलिंग टेक्निक्स पढ़ी है, तो उससे अपन ने जितने भी सिस्टम के मॉडल्स बनाए हैं, अलग अलग डायग्राम्स को यूज करके बनाए हों, चाहे अपन ने नेचुरल लैंग्वेज टेक्स्ट में बनाए हों
या अगर कोई दूसरे डायग्राम्स हैं अपार्ट फ्रॉम दीज यूएमएल बेस्ड डायग्राम्स, और भी कोई अप्रोचेस हो सकती है, तो वो सारे मॉडल्स इंक्लूड करने हैं। और उसके अलावा फाइनली लास्ट में सिस्टम इवोल्यूशन की बात करनी है कि इवोल्यूशन को अपन कितना एक्सेप्ट करेंगे, कैसे एक्सेप्ट करेंगे, इवोल्यूशन का प्रोसेस क्या होगा, अगर चेंज आता है तो उस चेंज को कैसे मैनेज किया जाएगा, एंड सो ऑन। सो ऑल दिस इंफॉर्मेशन शुड बी इंक्लूडेड विद इन आवर एसआरएस डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो एसआरएस डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर, ये तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया कि इसमें क्या क्या इंक्लूड करना है। अब अगर स्ट्रक्चर की बात करें, टेम्पलेट की बात करें कि कैसा दिखता है एसआरएस, या अगर अपने को एसआरएस बनाना हो तो अपने को क्या बनाना है, तो we will look for IEEE 830 standard, which is titled as IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specification. It was designed by IEEE Computer Society, and it is available online at various sources. Although the although the access to the original standard developed by IEEE is not openly available, it is chargeable. IEEE sells its standards for access, but you can find it easily on the internet. There is one particular link that I've shared here. You can access it from there. ठीक है, तो ये छोटा सा स्ट्रक्चर देखो। तो ये क्या बोलते हैं, जो एसआरएस का टेबल ऑफ कंटेंट्स है वो कुछ ऐसा दिखना चाहिए। पहला इंट्रोडक्शन आ जाएगा, उसमें अपन पर्पस इंक्लूड करेंगे कि क्यों बना रहे हैं, स्कोप इंक्लूड करेंगे कि क्या क्या चीज़ें बनने वाली है, फिर डेफिनेशन, एक्रोनिम्स और एब्रीविएशंस अगर कोई अपन यूज़ करने वाले हैं डॉक्यूमेंट में, तो अपन पहले उन सबको लिस्ट कर देते हैं सबसे पहले चैप्टर में। फिर अगर कोई रेफरेंसेस हैं, कोई कॉम्पिटिटर है या कोई सिमिलर सॉफ्टवेयर है या कोई इससे रिलेटेड कोई रिसर्च है, तो वो सब अपन रेफरेंसेस इंक्लूड कर देंगे। और फिर फाइनली एक ओवरव्यू पूरे सिस्टम का कि इस पूरे डॉक्यूमेंट में अपन क्या क्या कवर करने वाले हैं, या इस सिस्टम को अपन कैसे कैसे डिफाइन करने वाले हैं। ठीक है, फिर सेकंड चैप्टर आ जाता है अपना ओवरऑल डिस्क्रिप्शन। इसमें अपन प्रोडक्ट पर्सपेक्टिव की बात करते हैं, प्रोडक्ट फंक्शंस की बात करते हैं, यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, कंस्ट्रेंट्स की, एजम्पशंस की और डिपेंडेंसीज की। ठीक है, तो पर्सपेक्टिव क्या होता है कि प्रोडक्ट क्यों बन रहा है, कैसे बन रहा है, क्या उसके पीछे फिलोसफी है उस प्रोडक्ट को बनाने की, एंड सो ऑन। फिर फंक्शंस है कि एग्जैक्टली वो प्रोडक्ट क्या क्या करेगा। यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स में किसका यूजर कौन होगा, वो टेक सेवी पर्सन है, या लेट से अनपढ़ होगा कोई, या लेट से सारे ओल्ड एज पीपल होंगे, या सारे बच्चे होंगे, दिल बी चिल्ड्रंस और कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, एंड सो ऑन। तो यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, उनका एज ग्रुप, उनका कम्युनिटी, उनका डेमोग्राफी, वो कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं, कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, एंड सो ऑन। फिर कंस्ट्रेंट्स क्या क्या हैं उस सिस्टम पे, तो ये दिस कैन आल्सो बी ट्रांसलेटेड इनटू आवर नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। कंस्ट्रेंट्स कैन बी ट्रांसलेटेड टू आवर नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आल्सो। तो कंस्ट्रेंट्स की जब अपन बात करते हैं तो अपन वही सारी चीज़ें कि सिक्योरिटी इश्यूज आ जाएंगे, इसमें अपने डिज़ाइन इश्यूज आ जाएंगे, ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स आ जाएंगे, एंड सो ऑन। तो ये सारे अपन कंस्ट्रेंट्स में डिफाइन करते हैं। और फाइनली फिर एजम्पशंस और डिपेंडेंसीज क्या क्या होगी जब अपन इस सिस्टम को डिज़ाइन करने जाएंगे, या कौन कौन से एजम्पशंस हैं जो कस्टमर मान के चल रहा है पर उसने अपने मुंह से बोले नहीं है। ठीक है, और डिपेंडेंसीज क्या होगी अगर अपन कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी काम लेना चाह रहे हैं, या किसी थर्ड पार्टी पे अपन डिपेंडेंट है। लेट्स से यूजर कह रहा है कि अमेजोन से मेरा जो स्टोर है अमेजोन पे, उसके सारे प्रोडक्ट्स मेरी वेबसाइट पे दिखाने, इन दैट केस दैट पर्टिकुलर अमेजोन एपीआई विल बिकम आर डिपेंडेंसी। तो डिपेंडेंसीज को स्पेसिफिकली मेंशन अपन स्टार्टिंग में कर देते हैं। फिर अपना थर्ड सेक्शन आ जाता है फॉर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो अभी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स में बहुत सारी चीज़ें कवर करनी होती है, और उसके लिए इस स्टैंडर्ड में बहुत सारे अलग अलग टेम्पलेट दिए हुए हैं कि आप ये स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स किस पर्सपेक्टिव से डिफाइन करना चाहते हैं। तो ये एक टेम्पलेट 5, जो फिफ्थ टेम्पलेट था उस पर्टिकुलर में, वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। ये दिस इज टेम्पलेट 5 विद इन दैट स्टैंडर्ड। So in this template 5, specific requirements are organized by features that are to be provided within that particular software, right? इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले एक्सटर्नल इंटरफेस रिक्वायरमेंट्स की बात कर ली कि यूजर इंटरफेसेस कैसे होंगे, हार्डवेयर इंटरफेसेस कैसे होंगे, सॉफ्टवेयर इंटरफेसेस कैसे होंगे, और कम्युनिकेशन इंटरफेसेस कैसे होंगे। तो ये ओवरऑल सिस्टम की बात कर रहे हैं, अभी इंडिविजुअल मॉड्यूल की बात नहीं कर रहे हैं। जब अपन इंटरफेस की बात करें, लेट्स से जब अपन सेफ होम सॉफ्टवेयर की बात करें, तो क्या होगा उसमें हार्डवेयर इंटरफेसेस में अपने सारे सेंसर्स आ जाएंगे, कंट्रोल पैनल आ जाएगा, एंड सो ऑन। यूजर इंटरफेसेस में अपन बात करेंगे कि इट विल बी कीपैड बेस्ड या वॉइस बेस्ड, एंड सो ऑन। फिर इसके बाद में सॉफ्टवेयर इंटरफेसेस में बात करेंगे कि अगर कोई थर्ड पार्टी एपीआई है जिससे अपने को कम्युनिकेट करना है,
लेट्स से अपन किसी और का क्लाउड यूज़ कर रहे हैं और जो डेटा अपन यूज़र को भेज रहे हैं, लेट्स से डेटा यूज़र जो वेब के थ्रू एक्सेस कर पा रहा है वो किसी थर्ड पार्टी एपीआई पे बेस्ड है, तो वो सॉफ्टवेयर इंटरफेस हो जाएगा। और कम्युनिकेशन इंटरफेस में अगर उसी की फर्दर डिवाइसेस आपस में कोई कम्युनिकेट करना चाहती है, कोई नेटवर्क इन्वॉल्व है मल्टीपल यूनिट्स के बीच में अपने सिस्टम की, तो फिर कम्युनिकेशन कैसे होगा? ठीक है, या मल्टीपल यूजर्स को आपस में इंटरैक्ट करना है विद इन दैट सिस्टम, तो फिर वो कम्युनिकेशन कैसे होगा एंड सो ऑन। तो ये सारे इंटरफेसेस की बात कर लेते हैं। फिर आता है सिस्टम फीचर्स। तो अब इसके बाद सेकंड अपन, ये तो अपन ने सारी कॉमन बात कर ली, अब इसके बाद अपन इंडिविजुअल फीचर्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले आ गया फीचर नंबर वन। फीचर नंबर वन में इंट्रोडक्शन पर्पस के वो फीचर क्यों बना रहे हैं और क्या है वो। फिर उसके बाद में स्टिमुलस रेस्पॉन्स सीक्वेंस, कि कब कब क्या क्या होगा, क्या इनपुट आएगा तो क्या आउटपुट होना चाहिए, क्या इनपुट आएगा क्या होना चाहिए एंड सो ऑन। तो जो इम्पोर्टेंट स्टिमुलस हैं उस पर्टिकुलर फीचर के लिए, वो सारे अपन यहाँ लिस्ट कर देंगे। और फिर फाइनली उसकी सारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आ जाएगी, तो उस पर्टिकुलर फीचर को लेके जो डिटेल्ड फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है कि क्या क्या होना चाहिए, इस इनपुट पे ये आउटपुट आना चाहिए, इस इनपुट पे ये आउटपुट आना चाहिए, इस इनपुट पे ये आउटपुट आना चाहिए, वो सारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स अपन वन से लेके एन तक डिफाइन कर देंगे। और सिमिलरली फीचर टू, फीचर थ्री, फीचर फोर एंड सो ऑन सारे फीचर्स अपन कवर कर लेंगे। फाइनली फिर अपन सिस्टम की परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स, डिजाइन कंस्ट्रेंट्स, सॉफ्टवेयर सिस्टम एट्रीब्यूट्स और अदर कोई रिक्वायरमेंट्स अगर यूजर ने पोस्ट किया है तो उनको अपन यहाँ डिफाइन कर देते हैं। तो दीज आर बेसिकली कवरिंग अप आर नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, राइट। तो ये जस्ट एक अप्रोच है जिसमें अपन ने क्या किया है, इस सिस्टम को अरेंज किया है इन टर्म्स ऑफ फीचर्स टू बी प्रोवाइडेड। देयर आर अदर टेम्पलेट्स अवेलेबल। ठीक है, तो ये मेरे को सबसे प्रिफर्ड लगता है। मेरे को लगता है कि इट इज़ वेरी एनालॉगस टू द फिलोसॉफी ऑफ द कस्टमर, कि कस्टमर किस तरह से सोचता है सिस्टम को, कस्टमर थिंग्स ऑफ सॉफ्टवेयर इन टर्म्स ऑफ इट्स फीचर्स ऑल्सो। बट अनदर प्रेफर्ड लेआउट जो कि अदर देन फीचर्स है, दैट इज फंक्शनल हियरार्की। तो उसमें अपन सिस्टम को पहले अलग 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 फंक्शनल कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, उससे फायदा क्या होता है, आपको उस फिर पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट को अलग अलग टीम में बांटने में आसानी होती है। क्योंकि अब अपन ने सिस्टम को अलग अलग फंक्शनैलिटीज के बेसिस पर डिवाइड किया है, तो क्या होता है अपन इजीली जो मॉड्यूल्स आइडेंटिफाई हुए हैं उनको इजीली फर्दर डिजाइन में एज इट इज ट्रांसलेट कर सकते हैं, और एज इट इज फिर टीम को वर्क डिस्ट्रीब्यूशन में मदद मिल जाती है। ठीक है, तो फंक्शनल हिरार्की भी इज आल्सो अ गुड लेआउट। उसके अलावा भी काफी तीन चार लेआउट्स स्टैंडर्ड में दिए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं, दे आर फॉर रेफरेंस। बट आई पर्सनली प्रेफर, मेरा जो एक्सपीरियंस है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, उसको लेके मेरे को ये दो पर्टिकुलरली ज़्यादा यूजफुल लगते हैं। फीचर्स इसलिए क्योंकि दे आर यूजर सेंट्रिक, जो क्लाइंट सेंट्रिक है, क्लाइंट के लिए इजीली समझ में आने वाली बातें। और क्लाइंट का पर्सपेक्टिव जब क्लियर होता है तो हमेशा सॉफ्टवेयर अच्छा ही बनता है। और दूसरा फंक्शनल हियरार्की, क्योंकि उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन है दैट कैन बी इजीली अडॉप्टेड फॉर डिजाइन एंड देन फर्दर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द टीम फॉर डेवलपमेंट। तो ये दो मेरे प्रेफर्ड लेआउट्स हैं। बाकी यू कैन यूज एनी ऑफ द अदर लेआउट्स, पांच छह लेआउट्स स्टैंडर्ड में डिफाइन है, आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं जो आपको ठीक है। ठीक है, तो इस ये स्टैंडर्ड वैसे तो अपने सिलेबस में नहीं है, पर मेरा मानना ये है कि आपको एटलीस्ट इसके पेज नंबर 10 से लेके पेज नंबर 26 तक तो पढ़ने ही चाहिए, तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। और प्लस आपको ये सब भी क्लियर होगा कि ये टॉपिक्स क्या हैं, ये ओवरऑल डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट पर्सपेक्टिव, यूजर कैरेक्टरिस्टिक, इसमें और क्या क्या चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं सो। ठीक है, तो कोई कोई भी एसआरएस बनाने से पहले मेरे को ये लगता है कि आप लोगों को एटलीस्ट ये 15-16 पेज पढ़ने चाहिए, पेज नंबर 10 से लेके 26 तक स्टैंडर्ड। ठीक है, तो इसके साथ अपना ये रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। एक छोटा सा टॉपिक और बचेगा, वो फिर अपन नेक्स्ट जब क्लास करेंगे तो स्टार्टिंग में डिस्कस कर लेंगे, वो रिक्वायरमेंट इवोल्यूशन, चेंज मैनेजमेंट। कि रिक्वायरमेंट जब चेंज होगी तो उसको कैसे मैनेज करना है। अच्छा चलो ठीक है फिर, तो अपन सेशन क्लोज करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली शाम तक मैं असाइनमेंट, सेकंड असाइनमेंट अपलोड कर दूंगा मूडल पे। उस असाइनमेंट में आपको क्या करना है, आपको ये एसआरएस बनानी है आपके प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, तो आपको टू मेक थिंग्स अ लिटिल सिंपल, क्योंकि अपन बहुत ज़्यादा फॉर्मल एसआरएस नहीं बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं मार्क कर दे रहा हूँ। एक तो पर्पस जरूरी है, ठीक है, यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स है, कंस्ट्रेंट्स हैं,
और एक छोटा-सा टास्क मैं और बढ़ा रहा हूँ, आपका रेफरेंसेस भी इंक्लूड करने हैं। आप जो प्रोजेक्ट बना रहे हो, उससे सिमिलर अगर कोई एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट आपको मिलता है, तो आपको गूगल पे ढूँढना है और उसके रेफरेंसेस इसमें इंक्लूड करने हैं, ठीक है? तो ये सारे जो मैं टिक मार रहा हूँ वो मैंडेटरी हैं और जो स्टार लगा रहा हूँ वो ऑप्शनल है, ठीक है? फिर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स तो मैंडेटरी है ही है, इसके बिना तो काम ही नहीं हो सकता है। अब इसमें आप कौन-कौन से ऑप्शन चूज़ करते हैं वो आपके ऊपर है। अ, अच्छा यहाँ इंटरफेसेस वाला भी पार्ट अपन छोड़ देते हैं। ये इंटरफेसेस भी आप रहने दो, ये नहीं करना है, पर ये सारे फीचर्स ये सब आने चाहिए, ठीक है? पर्पस इसमें स्टिमुलस सीक्वेंस ये भी आना चाहिए और फिर सारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स भी आनी चाहिए। या चलो स्टिमुलस रिस्पॉन्स भी ऑप्शनल बना देते हैं, ये भी स्टार है। ठीक है? आप किसी पर्टिकुलर मॉड्यूल में आपको लगता हो किसी पर्टिकुलर फीचर के लिए लगता हो कि ये ज़रूरी है, तो इंक्लूड करें अदरवाइज़ ना करें। होपफुली सबके प्रोजेक्ट में एटलीस्ट 3-4 तो मेजर फीचर्स होंगे ही और हर फीचर के अंदर एटलीस्ट 2-3 रिक्वायरमेंट होगी। तो ये एक अच्छी एक्टिविटी हो जाएगी, इससे आपको ना काफ़ी चीज़ें क्लियर भी हो जाएगी। जब आप खुद इम्प्लीमेंट करने जाओगे ना, तो क्या होगा ये जो अभी अपन सारा थ्योरी में बात कर रहे हैं, इसको आपको एक्चुअल में समझ में आ जाएगा कि हम इसको बनाते कैसे हैं, इसको कैसे काम लेते हैं, ठीक है? और ये स्किल जब आप इंडस्ट्री में जाओगे तो देखना बहुत ज़्यादा काम आएगी आपके।